सभी को एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल पर। साथियों, लगातार हम जो वीडियो ला रहे हैं वो दर्शन शास्त्र का एक सीरीज है और ये एसएसटी सिलेबस को पूरा करती है, जो सेकंड ग्रेड में आता है। मैं अभी तक लाए गए वीडियो दर्शन शास्त्र के बारे में बता देता हूँ। हमने सबसे पहले दंड का सिद्धांत लाया, उसके बाद में हमने उसके एमसीक्यू करवाए, फिर हमने सुकरात विधि को लिया और सुकरात विधि में हमने क्या पढ़ा, अपने यूनानी नीति शास्त्र के जो सामान्य इतिहास है वो पढ़ा, फिर हमने सोफिस्ट पढ़े, फिर सुकरात पढ़े, फिर प्लेटो पढ़ा और फिर क्या पढ़ा, अरस्तु। फिर हमने शुरू किया जो सुकरात के शिष्य थे, उन्होंने कुछ दो संप्रदाय या दो स्कूल्स खोली थी। इन दो स्कूलों को हमने पढ़ा। इसका नाम है, एक का नाम है सरनेस, एक का नाम है सिनिक्स, ठीक है। एक एपिक्यूरियन, एक स्टोइकवाद। क्योंकि ये सरनेस, सिनिक्स, स्टोइक्स, एपिक्यूरियन ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद है ना, और ये वैरागीपन और मॉडिफाइड सुखवाद जैसी जो टॉपिक्स को उनको छेड़ता है, उनको बताता है। तो उसी के साथ लिंकेज है सुखवाद का टॉपिक और उपयोगितावाद का टॉपिक। तो हमने वो अभी तक सारा सिलेबस जो है पढ़ लिया। अब सुखवाद हम आज पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा जो ये सेशन है, इस आधार पर हमें पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। जो सुखवाद का जो प्रारंभिक काल है, जो चरम काल है, वो काल है कौन सा काल है भाई? सेनस का काल है। अगर सेनस, सिनिक्स, एपिक्यूरियन के बारे में नहीं पता है तो अपना प्रीवियस वीडियो है वो उसी को बेस बनाया गया है, क्योंकि इसी के बेस पर सुखवाद और उपयोगितावाद चलेगा। सेनस, जो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। सेनस विचारधारा क्या कहती है? सेनस कहती है जिंदगी में जो कुछ भी है वो सुख है, वही साधन, वही काम, वही सोचना, वही इच्छाएं रखना शुभ है जिसमें आपको सुख मिलता है। तो शुभ को ही उन्होंने अंतिम सुख, परम सुख है या उच्च सुख है, सब कुछ सुख ही माना। और तो कुछ आपको करना है, भाग जाना है और सुखों को आपको ग्रहण करना है, ठीक है। सुखवाद का अर्थ क्या है? सुख, ये कहते हैं सुखी परम सुख है, और उसे सुखवाद कहते हैं। नैतिकता का मापदंड क्या है? कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है, ये निर्धारण कौन करेगा? ये निर्धारण करेगा सुख। किसी भी काम करने को आपको सुख मिलता है, ठीक है, तो वो काम क्या है? नैतिक है। और किसी भी काम करने को आपको दुख मिलता है, वो काम आपके लिए नैतिक है। ये कहती है विचारधारा किसकी है? सुखवादियों की विचारधारा है। यह शब्द ग्रीक हेडोन या हेडिस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? खुशी, मीठा या सुखद। सुखवादी सिद्धांत नैतिकता के मूल्य, विश्वास और कार्यों में आनंद की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सुखवादी कहते हैं जितने भी आपके गुण हैं, सद्गुण हैं, उनका चरम लक्ष्य सुख को प्राप्त करना है। सुखवाद की परिभाषा जो है एपिक्यूरस कौन है भाई? एपिक्यूरियन विचारधारा जिसने दी, वो समर्थक या उस प्रतिवादक का नाम था एपिक्यूरस। ये कहता है सुख क्या है? जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में दुखों का ना होना ही क्या है? सुख है। इंसान की जिंदगी में दुखों का ना होना क्या है? सुख है। और ये दुख शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। किसी भी इंसान की जिंदगी में शारीरिक दुख और मानसिक दुख अगर नहीं हो तो वो इंसान क्या कहलाता है? सुखी कहलाता है। चार्वाक के अनुसार, चार्वाक जो सुखवादी है भारतीय दर्शन का, है ना, उसके हिसाब से सुख क्या है? वो कहता है कि स्वस्थ रहना और खुश रहना ही क्या है? सुख है। अब कहते हैं हेनरी सिजविक, मेथड ऑफ एथिक्स नाम से इन्होंने किताब लिखी। उन्होंने कहा सुख वो भावना है। देखो सुख क्या है? कोई वस्तु नहीं है। सुख क्या है? फीलिंग्स है, भावना है। सुख वो भावना है जिसे विवेकशील इंसान अनुभव करके अपने लिए उपयुक्त समझता है और वे अन्य भावनाओं से उसे ऊपर रखता है। बहुत सरल सी बात है कि सुख क्या है? सुख वो भावना है, वो फीलिंग्स है जिससे आप महसूस करते हो और फिर क्या समझते हो? ये समझते हो कि वो जो भावना है, वो फीलिंग्स है आपके लिए क्या है? सही है, और उसे अन्य फीलिंग्स से क्या रखते हो? ऊपर रखते हो। सुखवाद के दो प्रकार हैं बड़े बड़े, नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद। नैतिक सुखवाद के भी क्या है? दो प्रकार है, स्वार्थमूलक सुखवाद और परमार्थमूलक सुखवाद। और मनोवैज्ञानिक सुखवाद के भी दो प्रकार है, स्वार्थमूलक मनोवैज्ञानिक सुखवाद और परमार्थमूलक मनोवैज्ञानिक सुखवाद। अब इन स्वार्थमूलक के और परमार्थमूलक के भी क्या है? दो प्रकार है। सॉरी, ये नैतिक सुखवाद के स्वार्थमूलक और परमार्थमूलक के क्या है? दो प्रकार है। मनोवैज्ञानिक प्रकार के जो ये और वर्गीकरण नहीं हुआ। नैतिक सुखवाद क्या कहते हैं? तो नैतिक सुखवाद जो है क्रम पर काम विचार करता है, क्रम करने पर, क्रम पर जोर देता है। ये जो शब्द एक तो पॉइंट एक शब्द है, चाहिए पर क्या देता है? बल देता है। नैतिक सुखवाद कहता है कि वही क्रम शुभ है, वही साधन शुभ है जो आपको क्या दें? सुख दें। आपके जितने भी काम है वो शुभ तभी कहलाएंगे, वो अच्छे तभी कहलाएंगे जब क्या वो आपको क्या दे? सुख दे। अगर कोई भी काम आपके सुखों में बाधा डालता है ना, कोई भी काम क्या करें, आप ऐसा कोई काम कर रहे हो और लेकिन आपको ऐसे सुखी महसूस नहीं कर रहे हो, तो क्या है? अशुभ काम है, उसको आप छोड़ दो। सुख प्राप्ति मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये जो शब्द है चाहिए, इस पर नैतिक सुखवादी जोर देते हैं कि चाहिए।
प्रत्येक आदमी का चरम जिंदगी का लक्ष्य ही क्या होना चाहिए? सुख होना चाहिए। सद्गुण वद्गुण नैतिकता बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है सुख के लिए, और सुख के लिए किया गया कर्म ही क्या है? सुख है। और हर किसी को सुख प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। तो नैतिक सुख आदि का एक पॉइंट है, चाहिए। और वो क्या चाहिए? सुख चाहिए। सुख ही अंतिम जीवन का लक्ष्य है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। ना तो सद्गुण है, ना नैतिकता है, ना ज्ञान है। एक ही चीज़ है, वो है सुख सुख सुख। क्योंकि सुख, नैतिक सुखवाद के दो प्रकार हैं। जो एक टर्मोलॉजी आती है, सापेक्ष सुख। सुख क्या है? सापेक्ष सुख क्या है? नैतिकवादियों का चरम सुख तो क्या है आपका? अंतिम सुख तो क्या है आपका? हाईएस्ट गुड क्या है आपका? शुभ सुख। क्या है? सुख। अब एक शब्द आता है सापेक्ष शुभ क्या है? तो नैतिक शास्त्रियों ने कहा ऐसा सुख जो सुख प्राप्ति करने में क्या करें? सहाय करें। भाई ऐसा सुख प्राप्ति करने में आपको क्या दें? अंतिम लक्ष्य तो आपका शुभ है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए साधन का यूज करोगे आप, है ना? उस साधन को ही क्या कहते हैं? सापेक्ष सुख कहते हैं। भाई सापेक्ष सुख कहते हैं क्योंकि वो क्या करता है? आपको अंतिम लक्ष्य यानी सुख तक क्या करता है? पहुँचाता है। नैतिक सुखवाद के दो प्रकार बताए, स्वार्थमूलक सुखवाद और परमार्थमूलक सुखवाद। स्वार्थ जब शब्द आता है किसी के शब्द के अंदर, तो यानी व्यक्ति सिर्फ केवल किसके बारे में सोचता है? अपने ही बारे में सोचता है, अपने लिए ही काम करता है। तो हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? भाई ये बंदा तो स्वार्थी है। कहते नहीं कहते? जब इसको कोई काम के क्या कहते हैं, काम की जरूरत होती है, तब तो हमसे बातें कर लेता है, हमें बताता है। और जब हमारी कोई समस्या आती है, उसके सामने लेके जाते हैं, तो ये क्या कर देता है? ना कर देता है। तो ये व्यक्ति क्या हो गया? स्वार्थी। तो नैतिक सुखवादियों में दो तरह के लोग हो गए, स्वार्थ मूलक और परमार्थ मूलक। स्वार्थ नैतिक मूलक नैतिक सुखवाद की जो विचारधारा है, वो कहते हैं कि व्यक्ति को सिर्फ अपने ही बारे में सोचना चाहिए, अपने ही सुखों के लिए कर्म करना चाहिए, दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इनका जो मापदंड है वो है केवल व्यक्तिगत सुख। क्या है? व्यक्तिगत सुख। इसमें कौन कहते हैं? भाई चावाक, हॉब्स और एपिक्यूरस। अब नैतिक सुखवाद को क्या मैंने कहा? दो प्रकार है, निकृष्ट और उत्कृष्ट। निम्न कोटि के स्वार्थी और उच्च कोटि के भी स्वार्थी। निम्न कोटि के स्वार्थी सुखवादी विचारधारा क्या कहते हैं? ये कहते हैं सारे सुख एक जैसे हैं। क्या कहते हैं भाई? सारे सुख क्या है? निकृष्ट। निम्न कोटि वाले क्या कहते हैं? सारे सुख एक जैसे हैं। दाल, कढ़ी, राबड़ी की सब्जी और अपनी हल्दी की सब्जी में कोई अंतर नहीं है। सारे के सारे क्या है? टेस्टी है, सब एक जैसे सुख देते हैं। इन सब में एक जैसा ही सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये कहते हैं दाल कढ़ी जो भी सब्जी बनेगी वो मेरे लिए बनेगी, है ना? ये क्या है? स्वार्थी है। लेकिन ये कहते हैं इनको कोई फर्क नहीं है, सब एक जैसे हैं, खाओ सब एक जैसे। इसके समर्थकों ने सैरनस विचारधारा और चार्वाक। अब उच्च कोटि वाले सुखवादी स्वार्थी, उच्च कोटि वाले कहते हैं दाल कढ़ी, है ना, राबड़ी की सब्जी और हल्दी की सब्जी में, हल्दी की सब्जी को मैं क्या करूँगा? प्राथमिकता दूंगा। हल्दी की सब्जी को मैं क्या करूँगा? प्राथमिकता दूंगा। ये जो सुखवादी है, इस विचार के जो वर्गीकरण के सुखवादी उत्कृष्ट निम्न कोटि के स्वार्थी के जो विचार है, सुखवादी विचार, वो कहते हैं कि हम सुख तो लेना है, लेकिन हमें लेना है उच्च क्वालिटी का, है ना? सुख किसका लेना है? उच्च क्वालिटी का। जब निम्न कोटि वाले क्या कहते हैं कि सारी सब्जियां यानी सारे सुख जो है एक जैसे, इनमें कोई भेद नहीं है। क्या नहीं है? भेद नहीं है। जब उच्च कोटि वाले क्या कहते हैं? हमेशा कैसे सुख भोगो? उच्च क्वालिटी के, उच्च गुणवत्ता के सुखों को क्या करो? भोगो। इसका भी क्या है? एपिक्यूटस। अब परमार्थ मूलक नैतिक सुखवाद। भाई परमार्थ मूलक नैतिक सुखवाद क्या कहते हैं कि परमार्थ का अर्थ आ गया, है ना, पर दूसरों के लिए भी सोचो, अच्छा भला के लिए विचार करो। ये कहते हैं व्यक्ति केवल अपने सुखों की परवाह ना करें, अपने साथ साथ समाज के अन्य लोगों को भी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो, ऐसे कर्म भी करने चाहिए। ठीक है? इनका मापदंड क्या है भाई? इनका मापदंड ये है कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सुखों के बारे में ध्यान दे, बल दे। समर्थक कौन है? मिल, बेथम, ये दो दर्शन शास्त्री हैं, ये इसके समर्थक हैं कि व्यक्ति को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, अन्य व्यक्तियों के बारे में भी काम करना, उनके सुखों के बारे में ध्यान देना है। इस परमार्थ मूलक नैतिक सुखवाद को क्या कहते हैं भाई? उपयोगितावाद कहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो उपयोगितावाद का आएगा, इसी के बारे में आएगा। ये भी दो प्रकार के हैं, निम्न कोटि के और उच्च कोटि के। निम्न को उत्कृष्ट उच्च को उत्कृष्ट और निम्न को क्या कहते हैं? निकृष्ट कहते हैं। सेम वैसी बात है। ये कहते हैं सभी कोई भले के बारे में सोचो, ठीक है, लेकिन सुख क्या है? सारे के सारे एक जैसे हैं, है ना? किसी भी थाली में कभी कुछ भी डाल दो, राबड़ी की सब्जी भी डाल दो, किसी में दाल डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? सब क्या है? एक जैसे। इसका जो सपोर्ट करता है, इसको जो समर्थक है, वो याद रखना बेथम है। बेथम सुखों में भेद नहीं करता। वो कहते हैं सारे सुख एक जैसे हैं, है ना? तो मात्रा थोड़ा किसी को ज़्यादा डाल दो, किसी को कम डाल दो, इसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। इसमें सुख कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्वालिटी में कोई डिफरेंट नहीं है, सब एक जैसे हैं। उच्च कोटि वाले कहते हैं नहीं भैया, सबको तो थाली में आपको सिर्फ हल्दी की सब्जी ही डालनी है, क्योंकि ये क्या है? गुणवत्ता पूर्वक है। क्या है भाई? गुणवत्ता पूर्वक है। तो ये मिलने दिया। नैतिक सुखवाद की आलोचना क्या है कि केवल और केवल सुख ही चरम लक्ष्य है, बाकी सद्गुण केवल साध्य नहीं। क्योंकि नैतिकता वाले क्या कहते हैं कि जिंदगी में आपको जैसे तैसे सुख की प्राप्त करना है,
आपके जो सद्गुण है वो क्या है, सिर्फ साधन है, वो आपका लक्ष्य नहीं है। सद्गुण प्राप्त करना आपका लक्ष्य नहीं है। अच्छी क्वालिटी आपके अंदर, ईमानदारी, दया, करुणा, ये प्राप्त करना आपका लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य जो भी है वो सुखों की प्राप्ति करना है। ये केवल शुभ जो मानता है वो सुख को मानता है। ये किसी को मानता है? शुभ, ये सिर्फ सुख को मानता है। सुकरात जो शुभ मानता है वो किसको मानता है? वो ज्ञान को, है ना, ज्ञान को शुभ मानता है। जो अपना प्लेटो किसको शुभ मानता है? वो चार जो सद्गुण है उसको शुभ मानता है। लेकिन ये किसको मानता है? ये कहते हैं हमें तो सिर्फ सुख से मतलब है, बाकी तुम्हारी नैतिकता में है कि नहीं है, अनुचित कार्य कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो मतलब है आदमी को सुख मिल रहा है कि नहीं। कई सुख ऐसे होते हैं जो जरूरी नहीं है, और किसी को पीड़ा और यातना देने से व्यक्ति क्या करता है? सुख फील करता है। कोई बदमाश बच्चा है, किसी को पीटने से वो खुशी महसूस करता है, तो क्या हम उसे सुख की कैटेगरी में रख सकते हैं क्या? अच्छे सुख की। तो आलोचना करने वाले कहते हैं कि इसको सुखवादी तो कहते हैं, ठीक है, व्यक्ति ने किसी को यातना दी है, किसी को परेशान किए, उस इंसान के लिए तो ये सुख है। लेकिन सामाजिक संस्कार, परंपराएं, रीति रिवाज, है ना, इनके हिसाब से तो ये सुख नहीं है। ये दूसरों के दुखी कर रहा है और अपने आप को क्या आनंदित महसूस कर रहा है। ये क्या है? नैतिकता के आधार पर तो क्या है? गलत है। इस तरह से आलोचना की। नैतिक सद्गुणों को केवल साधन माना है। जैसे हमने पहले कहा, सुखवादी कहते हैं कि सिर्फ सद्गुण जो है लक्ष्य नहीं है आपका जीवन का। सद्गुण सिर्फ एक साधन है, और वो किसकी प्राप्ति करेंगे? सुखों की प्राप्ति करेंगे। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक सुखवाद की। हमने नैतिक सुखवाद पढ़ा। नैतिक सुखवाद में हमने 2 प्रकार पढ़े, ठीक है। नैतिक सुखवाद हमने 2 प्रकार पढ़े थे, स्वार्थ मूलक और परमार्थ मूलक। और स्वार्थ मूलक, परमार्थ मूलक में हमने क्या 2 प्रकार पढ़े, उच्च कोटि के और निम्न कोटि के। निम्न कोटि वाले कहते हैं भाई सारे सुख एक जैसे हैं, किसी का भी उपयोग करो, भोग करो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जब उच्च कोटि वाले कहते हैं नहीं भाई, हमेशा उच्च क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता के सुखों को क्या भोगो, है ना। किसी मात्रा अगर ज़्यादा है और क्वालिटी कम है तो उसको छोड़ दो। इसकी मात्रा कम है लेकिन क्वालिटी अच्छी है तो उसको क्या कर दो, उस सुख को आपको भोगना है। अब सुखवाद का दूसरा जो टाइप है मनोवैज्ञानिक सुखवाद, इस पर चर्चा करते हैं। मनोवैज्ञानिक सबसे पता चलता है व्यक्ति के व्यवहार के बारे में, है ना, व्यक्ति के स्वभाव के बारे में। तो ये जो सुखवादी है व्यक्ति के व्यवहार और स्वभाव की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, चर्चा करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। ये कर्म करने को नहीं कहते, ये कर्म करने को नहीं कहते। ये क्या करते हैं, मानसिक स्थिति को बताते हैं, व्यक्ति के किसकी मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। ये कहते हैं मनोवैज्ञानिक सुखवाद, जिसे प्रेरक सुखवाद के रूप में जाना जाता है। एक अनुभवजन्य सिद्धांत है, हमें क्या प्रेरित करता है। यह बताता है कि मनुष्य के सभी को कार्यों का उद्देश्य आनंद बढ़ाना और दर्द से बचना। इंसान का स्वभाव है कि वह सुख की क्या करे, कामना करे, और सुख प्राप्ति मनुष्य के लिए जीवन का लक्ष्य। एक बात देखो है, ये किसको बल देता है पर। ये कहता है कि सुख प्राप्ति मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। और नैतिक सुखवादी क्या कहते हैं, सुख प्राप्ति मनुष्य के जीवन के लिए होना चाहिए। मनुष्य का जीवन, जो मनुष्य है उसका जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, सुख होना चाहिए। और ये कहता है मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, सुख है। वो कहता है होना ही चाहिए, और हमें ये बल देते हैं, अलग अलग बल देते हैं। मनोवैज्ञानिक हार पर बल देते हैं और चाहिए पर बल देते हैं। ये बताता है ना, ये चीज़ होनी चाहिए पे एक फोर्स बोल लगता है ना, और ये ठीक है ऐसा होता है। तो एक मनोवैज्ञानिक विचार पर ये बल देता है, स्वभाव पर बल देता है, मानसिक स्थिति को बताता है। लेकिन एक बात बताता हूँ, मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर ही नैतिक सुखवाद टिका होता है। क्योंकि व्यक्ति स्वभाव सबसे पहले क्या करता है भाई, मानसिक स्थितियों से सुखों के बारे में सोचता है और फिर क्या करता है, कर्म करता है। सोचना मनोवैज्ञानिक सुखवाद का काम है और काम करना नैतिक सुखवाद का काम है। तो पूछे कि नैतिक सुखवाद किस पर डिपेंड करता है, तो वो मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर डिपेंड करता है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या कहता है, उसके व्यक्ति के व्यवहार के बारे में बताता है, और व्यवहार से क्या करता है, काम होता है। इसके भी 2 प्रकार के, स्वार्थमूलक सुखवाद, मनोवैज्ञानिक सुखवाद। सेम वही बात है, स्वार्थी आदमी है लेकिन व्यक्ति अपने लिए क्या करता है, सुखों की कामना करता है। व्यक्ति उसमें क्या करता है, व्यक्ति अपने लिए कर्म करेगा और इसमें अपने के लिए कामना करेगा, दिमाग में वो बातें लाएगा, अपने आप को प्रेरित करेगा। परमार्थ मूलक में व्यक्ति क्या करता है, दूसरे लोगों के भी सुखों के लिए क्या करता है, कामना करता है, ठीक है। इससे भी क्या कहते हैं, उपयोगिता वाद कहते हैं। अब आलोचना क्या की, आलोचना तो वही पढ़ना। इसमें क्या गया कि ये मानव का जो तत्कालिक काम है वो कहते हैं सुख है। आदमी सोचता है और सीधा ये डिसाइड करता है कि मुझको बस टीचर बनना है, राइट। किसी ने सोचा, स्टूडेंट ने सेकंड ईयर एग्जाम दे रहा है और सीधा टीचर बनने के बारे में सोचा, तत्कालीन उसने सिर्फ टीचर बनना ही सोचा। जबकि आलोचना करने वाले थे कि व्यक्ति सिर्फ सोचने से टीचर थोड़ी बनेगा, उसे सबसे पहले सोचना होगा साधन के बारे में। जब साधन के बारे में सोचना, साधन कैसे प्राप्त करेगा, तभी तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, सुख की ओर बढ़ेगा, ठीक है। इसकी आलोचना है। दूसरी आलोचना क्या है, इसे कहते हैं सुखवाद का विरोधाभास। इसे हेनरी सेडविक ने कहा
एनालिसिस जो कहता है कि व्यक्ति जब लगातार सुखों के बारे में सोच रहा है तो क्या करता है, उसे उतना ही दुख मिलता है। जितना ज्यादा सोचेगा उतना ही उसे क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। ये कहते हैं सुखों को भूलने चाहिए, सुख को एकदम आप भूल जाओ, और कामना भी यानी कामना करना ही नहीं है, और सिर्फ क्या करना है, कर्म करना है। सुखवाद गणक फैक्टर, ठीक है, फलन सुख मापन सिद्धांत, ये किसने दिया था? किसी व्यक्ति ने पूछा भाई आप सुख की इतनी बातें करो, नैतिक सुखवाद की बातें कर दी, मनोविज्ञान के सुखवाद की बातें कर दी, नैतिक सुखवाद में 2 टाइप बता दिए, इन 2 टाइप के फिर 2 टाइप बता दिए, आप ऐसा भी है तो बताओ सुख का डिसाइड कैसे करेंगे? तो बेंथम के पास समझिए, बेंथम का इधर हम आपको बताते हैं, आपको एक 7 चेकलिस्ट देते हैं, है ना, आपके पास डिफरेंट कई तरह के सुख आ गए, आप उनमें से कौन सा चूज करोगे? उसके लिए आपको एक 7 प्रकार का एक चेकलिस्ट देते हैं। वे कौन सी? कि आपके पास अगर 2 सुख आ रहे हैं, एक है आपके पास पाव भाजी, ठीक है, और एक है आपके पास समोसा, जिसको खाने में आपको एकदम बहुत शानदार तरीके से एक्साइटमेंट हो जाए, तृप्त है बहुत तेजी से, ऐसे एकदम मन करे कि भाई एकदम खाई जाऊँ पूरा पूरा। मान लो आपको समोसा बिल्कुल टेस्ट किया और ऐसा लगा कि बस एक विदिन सेकंड आप उसको चबाई जाए पूरा समोसा, वो सुख आपके लिए बहुत जरूरी है। और आपने पाव भाजी के आपने धीरे धीरे खाई, आराम से खाई, आपको इतना भी एक्साइटमेंट खाने में ऐसा लगा नहीं कि एकदम ही खा जाऊँ, उसको छोड़ दीजिए। यानी जिस सुख में तृप्त है, जिस सुख में क्या है अंदर से फीलिंग आती है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, उस सुखों को आपको क्या करना है, ग्रहण करना, उस सुखों की तरफ आपको आगे बढ़ना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात अवधि, जो सुख लंबे समय तक चले, जो सुख क्या चले, लंबे समय तक चले, उन सुखों में आपको लेना है, उन सुखों को क्या करना है, आपको लेना है। जैसे आपने एक बड़ी अच्छी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ चलेगी, 10-15 दिन चलेगी। एक गाड़ी ठीक है, थोड़ी पुरानी गाड़ी है, लो क्वालिटी गाड़ी है, लेकिन वो कहाँ चलेगी, कब तक चलेगी, वो मान लो 8-10 महीने चलेगी। तो सुखवादी कहता है भाई छोटी सी गाड़ी है ना, एक गाड़ी तो आपकी 10 दिन चल रही है, लेकिन बहुत फेमस है, महंगी है ना, दिखने में बहुत शानदार है, लेकिन एक गाड़ी आपको 2-4 महीने चलेगी। सुखवादी कहते हैं कि जो 10 दिन का मजा दे वो नहीं लेना, अपने को उस गाड़ी को यूज़ करना है, उस गाड़ी को खरीदना है जो कहाँ तक चले, 6-8 महीने तक चले, यानी लंबी अवधि तक। दूसरा उदाहरण से कई बार क्या होता है, मान लो 2 टॉफ़ी है, एक टॉफ़ी आप मुँह के अंदर रखते ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, अंदर रखी और विदिन 2-3 सेकंड में खत्म हो गई। एक जो टॉफ़ी है आपको मुँह के अंदर अपने इधर उधर घुमाने में मज़ा आ रहा है और लंबे समय तक चल रही है, तो सुखवादी कहते हैं कि दूसरी टॉफ़ी को आपको चूज़ करना है, वो मज़े भी देगी और आपको लंबे समय तक क्या देगी, सुख देगी। पहली बात दृढ़ता अच्छी होनी चाहिए, दूसरी लंबी चलनी चाहिए, तीसरी निकटता क्या होती है भाई? सुखवादी कहते हैं आपको 2 शादी के कार्ड मिले हैं, एक बिल्कुल बाजू में और एक आपको 3-4 किलोमीटर, 4-5-7 किलोमीटर जाना पड़ेगा। जो 7 किलोमीटर जो शादी के कार्ड है वहाँ पर बहुत ही शानदार डीजे लगाया हुआ है, ठीक है, बफर है, 150 प्रकार के आपको भोजन मिलेंगे, खाने को मिलेगा। जो बाजू में वो सामान्य है, ठीक है, इतना ना तो अच्छी क्वालिटी का डीजे लगाया गया है और ना ही इस तरह की बफर सिस्टम किया गया और बहुत ही सामान्य तरीके से खाना। तो किसी ने पूछा भाई साहब कहाँ जाऊँ, तो सुखवादी कहते हैं आपके जो सबसे नज़दीक है, सबसे नज़दीक जो कार्ड आया है वहाँ जाओ, सबसे नज़दीक जो कार्ड आया है वहाँ जाओ, क्योंकि सुखवादी नैतिक और मनोविज्ञान दोनों की चर्चा करता है। वो कहते हैं कि जब दूर जाने के आपके काम करोगे तो हो सकता है आपके रास्ते में आपके व्यवहार के कारण आपके क्या हो जाए, विचार बदल जाए। जब आपके विचार बदल जाएंगे तो क्या होगा, नज़दीक वाला भी आपसे क्या हो जाएगा, छूट जाएगा ना। वहाँ पे भी 7 से 9 तक टाइम होता है, उससे भी जाओगे और दूर से भी जाओगे तो दोनों हाथों लड्डू नहीं मिल सकता। तो आप क्या करो, जो सबसे नज़दीक है, जिस शादी के कार्ड से आपको सबसे नज़दीक से आया है वहाँ आप क्या कर लो, भोजन कर लो, वहाँ से आप सुख प्राप्त करो। अब एक कन्फर्मेशन क्या है, कन्फर्मेशन यानी निश्चितता, जिस सुख को मिलने के आपको क्या मिले भाई, निश्चितता मिले। एक दोस्त ने कहा कि चल, 2 दोस्तों की नौकरी लगी है, एक दोस्त ने कहा कि पैसे तो अभी है नहीं मेरे पास, 1000 रुपये हैं, तो कहता है तो चाय ढाबे में तेरे को थोड़ा चाय भाई पिला लेता हूँ, आ जा। ये कहता है कि भाई तो 2 दिन इंतजार करें, दूसरा दोस्त कहता है कि 2 दिन इंतजार करें तो अच्छी पार्टी करेंगे, अगर आज की तो आज मैं पार्टी नहीं दूंगा। तो सुखवादी अब बंदा दौड़ गया सुखवादी के पास कि भाई साहब क्या, अगर आज एक पार्टी ले लेता हूँ, इसके पास तो 1000 रुपये हैं, है ना, ये कह रहा है चाय नाश्ता करवा दूंगा, 2 दिन बाद मिलेगा तो तुझे अच्छी पार्टी करूँगा, बड़े होटल लेके जाऊँगा। तो सुखवादी का नहीं नहीं तो ऐसे कर, आज जो चाय नाश्ता है ना वही खा ले, वही कर ले तू,
क्योंकि मानव का व्यवहार, मानव का स्वभाव की कोई क्या नहीं सकता, कोई कन्फर्मेशन नहीं दे सकता। उसने कहा 2 दिन बाद में तुझे अच्छी पाल हो सकता है मना कर दे, हो सकता है तुम्हारे बीच में कुछ खटपट हो जाए, है ना? तो आज में जो मिल रहा है कन्फर्मेशन है कि आज अभी ये तुझे चाय नाश्ता करवा देगा तो आज ले ले। इस चीज़ की कन्फर्मेशन है कि ये व्यक्ति क्या करेगा, आज तो चाय नाश्ता करवा ही देगा, तो इसकी आज पार्टी 1500 में कर ले। अगर तो ये सोच रहा है कि 2-3 दिन बाद 10,000 की पार्टी में अच्छे बड़े होटल में खाऊंगा, तो कन्फर्मेशन नहीं है उसका, कुछ भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है प्लान। ठीक है, तुम्हारे दोस्तों के बीच में झगड़े हो सकते हैं 2 दिन के अंदर, और आज का भी जो पार्टी है वो भी तुम्हारी जा सकती है। तो पहली ये तृप्तता होनी चाहिए, लंबा सुख मिले वो सबसे जो निकट है वो, और फिर कन्फर्मेशन होना चाहिए सुख का कि सुख हमें मिल ही जाएगा। तृतीय शुद्धता। ठीक है, सबसे 2 प्रोडक्ट है आपके पास, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट और एक है सबसे कम। एक ही क्वालिटी कम और एक ही क्वालिटी है बहुत ज़्यादा, तो आपको हमेशा उच्च क्वालिटी के सुखों को ही भोगना है। आपके 2 एग्ज़ाम क्लियर हो गए ना, एक LDC हो गया, एक RS हो गया। ठीक है, तो आप किस पे जाओगे? उच्च क्वालिटी किस में, पैसा सबसे ज़्यादा किस में है, पावर किस में है, ये सब उसमें है। ठीक है, वो सीट, उसमें सीटें कम है, LDC में सीटें बहुत ज़्यादा है। आपको 2 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, LDC की और एक RS की। आपके पास दोनों नोटिफिकेशन एक साथ आ गए हैं, तो आप किसकी तैयारी करोगे? तो सुखादी कहते हैं भाई आपको जाना चाहिए RS की तरफ। क्यों? क्योंकि RS में क्या है, क्वालिटी है, सैलरी ज़्यादा है, पावर है, ठीक है, सोशल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी क्वालिटी भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, शुद्धता बहुत ज़्यादा है उसमें। जबकि LDC में आपको इतनी पावर नहीं है, इतनी सैलरी नहीं है ना, इतना जो सोशल रिस्पेक्ट्स मिलता है वो ऐसा नहीं है। लेकिन RS में तो आपको किसकी तरफ मूव कर लेना है, RS की तरफ। उत्पादकता भाई, ऐसे सुख जिसको भोगने से उन्हें सुख की प्राप्ति हो जाए। कभी कभी क्या होता है भाई, मान लो आपने RS की तैयारी की, ठीक है, आप RS बन गए, RS बन गए आप, लेकिन RS बनने के साथ साथ आपको क्या मिल गया भाई, RS के सुख भोग रहे हो आप। ठीक है, RS के सुख भोगे जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही आपको अन्य सुख भी मिल रहे हैं। कैसे? आपको फ्री, एक तो पावर का सुख तो मिल रहा है, शक्ति का सुख तो मिल रहा है, लेकिन साथ साथ में सोशल रिस्पेक्ट जो मिलती है आपको, उसको जब आप फील करते हो तो उसका भी एक अलग से क्या मिल रहा है आपको, उसको भी आप क्या करते हो, एक सुख की तरह एंजॉय करते हो। तो उसमें आप क्या, उत्पादकता बहुत ज़्यादा है। क्या ज़्यादा भाई? उत्पादकता, अन्य सुख भी आपको मिल रहे हैं। एक सोशल रिस्पेक्ट का सुख मिल रहा है, एक आप जो हायरार्की में सत्ता का सुख ले रहे हो वो अलग ले रहे हो। तो एक सुख RS की पोजीशन होने के कारण आपको अन्य सुखों की मिल रही है, फ़ायदा मिल रहा है आपको, उत्पादकता मिल रही है। व्यापकता क्या भाई, कि ऐसा सुख जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करे भाई, सुखी करे भाई, ऐसा सुख होना चाहिए, या जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करे, खुश रखे। जैसे क्रिकेट के मैच हो गया ना, क्रिकेट का मैच होता है तो आप जाते हो, देखो पूरा क्राउड होता है उसमें, तो क्रिकेट तो 11 लोग खेल रहे हैं, खेल कौन रहे हैं, 11 लोग खेल रहे हैं, वो अपना आनंद ले रहे हैं, तो उसको देख कर भी कितना क्राउड, लाखों का क्राउड भी क्या करता है, अपने आप को सुख फ्रेट करता है, देखता है तो सुख आनंदित फील करता है। तो इस तरह से 7 फैक्टर हो गए, और उदाहरण जो है आप देख लेना, और ये 7 पॉइंट्स आपसे सीधे सीधे आपसे पूछता है। शुरू के जो 6 पॉइंट्स हैं वो तो भाई व्यक्ति अपने के बारे में सोचना है, इसे कहते हैं स्वार्थमूलक सुख। जो 7वां अंतिम व्यापकता क्या है, वो आदमी सोचता है लोगों के बारे में भी, कि भाई मेरा तो ठीक हो ही लोगों का भी क्या हो जाए, भला हो जाए, वही क्या उपयुक्तवाद है। एक सिद्धांत आता है दबाव का सिद्धांत, अनुशासितियों का सिद्धांत। ये भी किसने दिया, बेथम ने दिया। ये क्या कहता है कि इंसान तो स्वभाव से क्या है, बिल्कुल स्वार्थी है, वो केवल अपने सुखों के बारे में चर्चा करता है, दूसरों के बारे में कभी भी सोचेगा भी नहीं। लेकिन 4 कारण ऐसा है, या दबाव के, कि व्यक्ति दूसरों के बारे में भी सोचता है। ठीक है, कौन से भाई? एक तो शारीरिक दबाव। शारीरिक दबाव में क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर की लिमिट होती है, व्यक्ति के शरीर की क्या होती है, लिमिटेशन होती है, वो मैक्सिमम सुख भोगने के बाद में फिर उस सुखों की जो क्या बोलते हैं उसको, पैरामीटर है, वो उतना उसका उच्च नहीं रहता है ना, फिर वो क्या डिक्लाइन करने लगता है। तो फिर व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के लिए भी क्या करता है, वो संसाधन क्या करता है, छोड़ देता है। संसाधन क्या करता है, दूसरों के लिए भी छोड़ देता है। दूसरा सामाजिक दबाव। आपने कई बार देखा कि समाज में सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, समाज के डर से, कोई लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है और समाज के डर से और समाज के रिस्पेक्ट लेने के लिए, है ना, तो क्या करते हैं, चंदा देते हैं, भारी भरकम क्या करते हैं, चंदा देते हैं, ये अपने धर्मशाला ही खुलवाते हैं। तो व्यक्ति किसके लिए सोचता है, दूसरों के लिए भी सोचता है। राजनीतिक दबाव कौन सा? राजनीतिक दबाव देखो, कई सारी पॉलिसी होती है, राजनीतिक मूवमेंट होते हैं ऐसे ना, जैसे टैक्स हो गया, व्यक्ति कमा रहा है खुद अपने लिए,
देखिए राजनीतिक पॉलिटिकल्स कानूनों के तहत, पॉलिसियों के तहत क्या होता है, उसको टैक्स देना पड़ता है। राजनीतिक मूवमेंट के द्वारा क्या होता है भाई, इंसान क्या करता है, अच्छे काम लोगों के लिए भी करता है। जैसे अब जैसे चुनाव के समय लोग खाना शुरू करते हैं ना, भंडारे चालू करवाते हैं, तो किसके लिए, राजनीतिक दबाव के कारण होता है कि प्रेशराइज ग्रुप होता है। धार्मिक, क्योंकि इंसान ईश्वरीय ताकत को मानता है, आत्मा परमात्मा में विश्वास करता है, तो वो सोचता है कि अगर कुछ पुण्य कर दिया जाए, अगर कुछ गंगा में नहा लिया जाए, अगर कहीं दान दक्षिणा दे दी जाए, है ना, लोगों में ये कहीं खाने के लिए कुछ संचालित कर लिया जाए, शॉप चला ली जाए फ्री में खाने के लिए, तो हमें भविष्य में, हमें अगले जन्म में हमें क्या मिलेगा, अगले जन्म में ऐसे सुख मिलेंगे, हमें अगले जन्म में क्या मिलेगा, स्वर्ग मिल सकता है, और हम पर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। तो इसलिए चार जो दबाव आदमी फील करता है, उससे क्या करता है, व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के सुख के बारे में भी सोचता है। मिल ने, अब ये चार जो दबाव है किसने दिए भाई, ये दिए बेंथम ने। मिल जो है इसका दोस्त ही है, समझ लो। मिल ने एक और दबाव कहा, मिल ने कहा कि भाई साहब आपकी चारों बातें सही है। आदमी शारीरिक दबाव महसूस करता है, सामाजिक दबाव महसूस करता है, राजनीतिक दबाव महसूस करता है, और धार्मिक दबाव महसूस करता है। लेकिन एक दबाव ऐसा है कि व्यक्ति खुद किसी के दबाव में ना आकर अपने आप ही लोगों के बारे में क्या करता है, काम करता है, कामना करता है, सुखों के लिए कामना करता है। तो पूछा भी कौन सा, कि आंतरिकता, अंतर आत्मा की आवाज़। ये कैसे, कि व्यक्ति किसी बहुत ही लाचार व्यक्ति को या छोटे बच्चे को रोता देखता है, तो उसमें दया, करुणा या हमदर्दी जैसी भावना विकसित होती है। तो व्यक्ति चाहता है कि उसके पास जो कुछ भी है थोड़ा उसको भी दे दिया जाए, है ना। आप भी जब छोटे से बच्चे को, आपके पास कुछ कुरकुरे की चीज़ें, कुरकुरा पड़ा आपके पास, चिप्स पड़े हैं, चिप्स का पैकेट, एक बच्चा आपके पास में रो रहा है, तो आपका भी मन करेगा दो चार चिप्स उसको भी दे दो। क्यों, व्यक्ति की आंतरिक दम है ना, अंतर्मनन से आवाज़ निकलती है। तो मिलने का ये भी एक दबाव है, अंतरात्मा का, आंतरिक दबाव कहते हैं इसे। इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति है अपने आप ही क्या करता है, लोगों के भले के लिए काम करता है। जो पहला जो सुखवाद है वो तो क्या है, शरीर अपने बारे में, बेंथम ने जो चार दिए। बाकी के जो तीन है, जैसे कौन सा, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, ये बाहरी दबाव होते हैं। कैसे, व्यक्ति अपने आप फील नहीं करता कि कहाँ से कौन फील कराते हैं, समाज, राजनीतिक पॉलिसियाँ और ईश्वरीय शक्ति के लिए जो दबाव है वो फील करवाते हैं। सुखों में मात्रात्मक भेद होता है, ये किसने कहा भाई, बेंथम ने कहा। और ये कौन सा सुखवाद है, निर्कृष्ट नैतिक सुखवाद का उदाहरण है। आपसे पूछे निर्कृष्ट नैतिक सुखवाद के कौन सा विचारक है, समर्थक है, तो बेंथम ने सुखों में जो भेद है गुणवत्ता का नहीं माना, उसने जो भेद माना वो माना मात्रा का। या किसी को ज़्यादा दे दो, जितने ज़्यादा उसकी क्वांटिटी होगी उतने ज़्यादा उसको क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। जबकि मिल ने कहा ये ठीक बात है कि आपने कहा कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना सुख मिलेगा, लेकिन साथ साथ में अगर उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, है ना। किसी चिप्स आप खा रहे हो तो इसकी बहुत बड़ा एक थैला भर के चिप्स खा रहे हो, तो व्यक्ति खुश है, सुखी है, खाया जा रहा है, सुख फील कर जा रहा है। तो मिल ने कहा ठीक है। बेंथम ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा खाओगे तो सुख उतना ही मिलेगा। तो बेंथम ने 2-4 पीस उठाए, मिल ने कहा कि ये ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, सुख तो मिलता है, लेकिन थोड़ी क्वालिटी अगर और अच्छी होती ना तो फिर बात कुछ और ही थी। तो मिल सुखों में जो भेद करता है वो गुण और मात्रा दोनों में करता है, जबकि सुखों में जो मात्रा का भेद करता है वो बेंथम करता है। सुखवाद के अन्य प्रकार हैं। ये जो अन्य प्रकार हैं सिर्फ नाम पढ़ने के लिए है ना, इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने कुछ टेस्ट सीरीजों में इनके बारे में देखा है, तो पढ़ लेना। एक है स्थूल आत्म सुखवाद। स्थूल आत्मा इंद्रिय परक सुख होता है ना, इंद्रियों से क्या होता है, इंद्रियों जनित होता है, इंद्रियों इसको फील करती है। इसे असंस्कृत सुखवाद कहते हैं। सभी ये भी कहते हैं सुख भी सुख एक जैसे हैं, बस मात्रा इनकी क्या अलग अलग है, अलग अलग मात्रा से कहता है, थोड़ा कम सुख ज़्यादा होता है, थोड़ा ज़्यादा ये कम होता है, इन्हें गुणों में भेद कोई नहीं माना है। अब सुसंस्कृत सुखवाद क्या कहता है, बुद्धि सुख उच्च कोटि का होता है। ये कहते हैं भाई क्षण भर का जो सुख है उसको बजाय मानसिक सुख जो मिलता है ज़्यादा, उसको क्या करो पहले रखो। फिर विकासात्मक सुखवाद, ये क्या कहते हैं, ये समाज और व्यक्तियों के विकास में सहायक क्रम कहते हैं शुभ है। ये कहते हैं समाज और व्यक्ति के जो विकास में जो सहायक होते हैं वो क्या है, शुभ है, और जो क्रम में बाधा डालते हैं वो क्या है, अशुभ है। ये 3 प्रकार के हैं। हेर्बर्ट स्पेंसर इसने अवधारणा दी कि योग्यतम व्यक्ति की क्या होगी, जीत हो, योग्यतम व्यक्ति हमेशा विजय घोषित हो। लेस्ली स्टीफन ने अवधारणा दी समाज शरीर अवधारणा, और अलेक्जेंडर ने दी प्रगति चुनाव अवधारणा। सिर्फ नाम पढ़ना है, सीधे क्वेश्चन के नाम से या मिलान से ही आते हैं, ठीक है। ये जो है MA की सिलेबस दर्शन शास्त्र से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन मैंने सिर्फ हेडिंग डाली इसकी। अन्य कुछ फैक्ट हैं। एक सामान्य सुख अवधारणा आती है, मैंने ये भी किसी टेस्ट सीरीज में देखा था, सामान्य सुख अवधारणा। तो इसमें क्या होता है, ये मिल ने दिया था, किसने दिया भाई, मिल ने। ऐसे नियम, ऐसी पॉलिसीज
से कर्म करो, या ऐसे नियम से कर्म करो, ऐसी पॉलिसी से कर्म करो कि सभी लोगों को क्या हो, सुख प्राप्ति हो। यही नियम, यही जो पॉलिसियाँ हैं, क्या कहलाते हैं भाई? सामान्य सुख कहलाते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतम से अधिकतम लोगों को क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो सामान्य सुख की अवधारणा किसने दी भाई? इस यदि मिल कहता है ऐसे नियम जो कि सभी नियम का उपयोग करते हुए अगर कर्म करें तो सभी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख की प्राप्ति होती है, और ऐसे नियम सामान्य सुख के बीच में आता है। टोटल सुख कितने होते हैं? 14, और दुख कितने होते हैं? 12। एक हल्का सा पॉइंट है, सुख और आनंद में क्या अंतर है? तो सुख शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति का परिणाम होता है ना, जबकि आनंद क्या होता है? मानसिक और शारीरिक संतुष्टि दोनों का परिणाम है। सुख का स्थायित्व कम है और लेकिन तीव्रता ज़्यादा है, जबकि आनंद का क्या है? उल्टा है। आनंद की तीव्रता कम है लेकिन स्थायित्व क्या है? ज़्यादा है। और आनंद मानसिक और शारीरिक दोनों सुखों की क्या करते हैं? संतुष्टि प्राप्त करते हैं, जबकि सुख जो है केवल सुख जो है शारीरिक इच्छा की पूर्ति का परिणाम होता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है सुखवाद, मैंने लगभग सभी ये 360 डिग्री के एंगल से सब घुमा के देख लिया इसको। और मैं जब ओल्ड क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस यूज क्वेश्चन, आप देखोगे कि इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। और आपने जो टेस्ट सीरीज यूज़ की होगी तो उसमें भी आप देखोगे कि लगभग सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। तो लगातार आप बने रहिए, ठीक है? वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन बने रहिएगा। इसके बाद में उपयोगितावाद का भी हम एक टॉपिक लेके आएंगे इसके नेक्स्ट, वो भी पूरी तरह से डिटेल होगा। एक बार देखने के बाद में आपको कहीं हो जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी के साथ धन्यवाद। राधे राधे।